तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्री के नेक्स्ट वीडियो को देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें वृत्त और उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जो है उस पर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला बात आता है कि सर्कल होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में वृत्त कहते हैं। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि बिंदुओं का बिंदु के द्वारा ट्रेस किया गया, देखो एक बिंदु है, इसके द्वारा ट्रेस किया गया ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता, ठीक है, जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी समान हो, जिसका एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु जिससे दूरी समान हो, उस पथ को, उस पाथ को, या जो फिगर हमारा बनता है उस फिगर को हम लोग बोलते हैं वृत्त। मतलब किसी बिंदु द्वारा ट्रेस किया गया एक ऐसा पाथ जिस पाथ की दूरी एक निश्चित बिंदु से समान होती है, समान दूरी पर। कहीं भी अगर हम उस पथ को देखते हैं इस निश्चित बिंदु से, फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसकी दूरी हमेशा कांस्टेंट होगी, या अर्थात हम कहें तो हमेशा बराबर होगी। तो ऐसे आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। ये जो पूरी आकृति है, इस पूरे आकृति को हम, जो हमारे सामने ये आकृति दिख रहा है, इस आकृति को हम लोग सर्कल का नाम देते हैं, वृत्त कहते हैं। ओके, तो अगर हम एक वृत्त को कंसीडर करें, अर्थात वृत्त को बनाएं, तो कुछ इस प्रकार का हमारे सामने आकृति आएगा। तो यह इसके अंदर अभ्यंतर में जो मध्य में एक बिंदु होगा, उस बिंदु को, या जो निश्चित बिंदु है जिससे इस पथ के का दूरी समान है, वह निश्चित बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसको सेंटर कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। ये वृत्त के अंदर वह बिंदु जिससे वृत्ताकार पथ की दूरी समान हो, उस बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो हमने कुछ टर्म लिखा है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला त्रिज्या, ये पथ है ना, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। पहले परिधि समझ लेंगे तो त्रिज्या समझना आसान होगा। परिधि को हम लोग इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो वृत्ताकार जो पथ है, इसकी परिसीमा या वृत्त की परिसीमा, परिसीमा का मतलब तो समझ में आ रहा है। ये जो परिसीमा है, इसी परिसीमा को हम लोग परिधि कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग सरकमफ्रेंस का नाम देते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो परिधि का जब भी आप बात आएगा तो हम बोलेंगे वृत्त के परिसीमा को। ओके, वृत्त के परिसीमा को हम क्या कहेंगे? परिधि। और जैसा कि हमें पता है परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जीवा की। तो वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से, ये जो वृत्त है उसके केंद्र से परिधि की दूरी, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होंगी और यह सभी के सभी आपस में बराबर होगा। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं ऑलवेज इक्वल होगी। जैसा कि हम लोग डिफिनीशन वृत्त का ही जानते हैं, एक फिक्स्ड बिंदु से इसके परिधि का दूरी हमेशा, या इसके पथ की दूरी हमेशा बराबर होगा। तो वही जो एक नियत दूरी होता है, उस दूरी को हम त्रिज्या का नाम देते हैं। तो त्रिज्या हम लोग ने समझ लिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीवा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस वृत्त पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, अनंत बिंदुएं होती हैं। इस परिधि पर अनंत बिंदुएं होंगे।
इस पर हम कोई दो बिंदु को अगर आपस में मिला दे, इसके इस परिधि पर के किसी दो बिंदु को हम आपस में मिला दे, तो परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम जीवा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। तो एक बात हमको ध्यान रखना है, जितना माने किसी वृत्त के केंद्र से जो जीवा का दूरी अधिक होगा वह जीवा का लंबाई छोटा होगा। जैसे हम यहाँ दो जीवा को देख रहे हैं, एक जीवा AB और दूसरा जीवा CD। तो AB जीवा जो है केंद्र से निकट है, तो इसकी लंबाई इसके लंबाई जो केंद्र से दूर जीवा है उसकी लंबाई छोटी होगी, इसका लंबाई बड़ा होगा। यानी कि केंद्र से नजदीक जीवा केंद्र के दूर स्थित जीवा की लंबाई से बड़ी होती है। और ये जीवा इसलिए कहलाएगा कि परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ओके, अब बात आता है कि ये भी एक जीवा है जो केंद्र से होकर जा रहा है। परिधि पर ऐसे दो बिंदुओं को हमने मिलाया जो रेखाखंड यानी परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है। इस केंद्र से होकर जाने वाले जीवा को हम लोग व्यास का नाम देते हैं, यानी जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो आप डायमीटर का परिभाषा दे सकते हो कि वृत्त की वैसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, उस जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। अब इसका अलग नाम दिया गया, देखो ये भी एक जीवा है, लेकिन हम इसको व्यास का नाम क्यों दिए? क्योंकि यह जीवा एक अलग गुण को, इसका एक अलग प्रॉपर्टी है, एक अलग गुण है। क्या है उसको हम समझते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, यह भी तो केंद्र से परिधि तक का दूरी है त्रिज्या, यानी कि यह जो लंबाई है, यानी कि यह जीवा का जो लंबाई है यह त्रिज्या का दुगुना है, यानी 2r है। और व्यास को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2r के बराबर है। अब इसके अतिरिक्त हम कोई जीवा को देखते हैं तो ये व्यास से हम इसको रिलेट नहीं, जीवा त्रिज्या से रिलेट नहीं कर सकते हैं, त्रिज्या के बीच इसका संबंध नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन ऐसे जीवा का हम त्रिज्या के साथ संबंध हमने बनाया है। तो इसका ये अलग एक गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अलग गुण रखता है, एक अलग इसके पास प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने ऐसे व्यास का एक अलग नाम दिया ताकि ऐसे जीवा का हमने अलग नाम दिया ताकि हम अंडरस्टूड कर पाए कि किस जीवा की बात किया जा रहा है। तो आप व्यास का सिंपल परिभाषा क्या बोलोगे? तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। ओके, तो ये हमारा व्यास का डिफिनीशन है। और व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, या हम यूं कह सकते हैं त्रिज्या व्यास का आधा होता है। यानी त्रिज्या की लंबाई, अगर हमें व्यास की लंबाई पता है तो उसका अगर हम आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या की, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, तो छेदक रेखा। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ये जो AB एक रेखा है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जा रहा है, या वृत्त को के दो बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को प्रतिच्छेद करके जाने वाली रेखा को, या ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदु से होकर जाती हो, तो ऐसे रेखा को हम छेदक रेखा कहेंगे। सिकंट इंग्लिश में बोलते हैं, सिकंट। ओके, तो छेदक रेखा क्या होगा? तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पर्श रेखा का। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो वृत्त के एक बिंदु को एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, देखो ये रेखा एक ऐसा रेखा है जो वृत्त के एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वृत्त के एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऐसे रेखा को प्रतिच्छेदक रेखा कहेंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, ये मत समझ लेना कि ये वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एरो है तो हम इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यह रेखा प्रतिच्छेदक रेखा होगा। लेकिन हम इसको आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाएं तो इस बिंदु के अतिरिक्त कोई और बिंदु से होकर नहीं जा रहा है, तो ऐसी प्रतिच्छेदक रेखा जो वृत्त के एक ही बिंदु से होकर जाए, ऐसी प्रतिच्छेदक रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। या हम स्पर्श रेखा को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, वृत्त के किन्हीं एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा या वृत्त के किन्हीं एक बिंदु को स्पर्श करके जाती हुई रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और एक बात ध्यान रखोगे, स्पर्श रेखा ये जो है जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श कर रही है उससे अगर केंद्र को मिला दिया जाए तो ये जो त्रिज्या होगा स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी स्पर्श रेखा जो है इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला दिया जाए तो ये एक त्रिज्या होगा, तो ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमने स्पर्श रेखा भी समझ लिया। अब वृत्त के अभ्यंतर एवं बहिर्गत बिंदुएं को समझना है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वृत्त के परिधि के अंदर कोई भी हम बिंदु ले ले, जितने भी बिंदु लेंगे तो वो सभी के सभी बिंदु परिधि के अंदर, मैं बात कर रहा हूं वृत्त पर होना चाहिए, वो वृत्त के परिधि के अंदर, अभ्यंतर कह रहा है यानी अंदर, यानी परिधि पर नहीं, ठीक है, इसके अंदर अगर हम जितने भी बिंदु लेंगे तो वो सभी के सभी बिंदु वृत्त के अभ्यंतर बिंदु कहे जाएंगे। और बहिर्गत तो परिधि के बाहर, यानी वृत्त को छोड़कर, वृत्ताकार भाग को छोड़कर अगर हम सतह समतल पर या किसी भी प्लेन पर हम पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो वह सभी बिंदुएं वृत्त के बहिर्गत भाग की बिंदुएं होंगी। वृत्तीय क्षेत्र, ये जो आपको हमने फिगर में क्षेत्र दिखाया है ये वृत्तीय क्षेत्र कहे जाएंगे। ओके, ये वृत्तीय क्षेत्र हो गया, या सिंपल को वृत्त के द्वारा बनाया गया क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र कहेंगे। तो हमारे वृत्तीय क्षेत्र के भी वृत्तीय क्षेत्र भी हमने समझ लिया। अब सकेंद्रीय वृत्त, देखो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या, दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। अगर हम प्रकाल की सहायता से प्रकाल ले ले, प्रकाल के नोक को यहाँ डाले, एक में पेंसिल उसमें लगा हुआ हो, तो हम एक सर्कल को कंसीडर कर सकते, थोड़ा सा उसको बढ़ा दे, सेंटर मैंने प्रकाल का नोक यहीं रखकर पेंसिल वाले भाग को हम और बढ़ाकर एक और सर्कल खींच लें, और सर्कल खींच लें, तो सभी का सेंटर यही है। यहां तीन हमने वृत्त बनाया, C1, C2 और C3, सभी का सेंटर ये O ही है। तो दो वृत्त या दो से अधिक वृत्त सकेंद्रीय वृत्त तब कहे जाएंगे जब उन सभी का केंद्र एक ही हो। ओके, सकेंद्रीय वृत्त का माने एक ही, दो या दो से अधिक वृत्त तब सकेंद्रीय वृत्त कहे जाएंगे जब उनके केंद्र एक ही हो, या एक ही केंद्र से जब दो या दो से अधिक वृत्त बनाए जाते हैं तो वे सभी वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब चाप की बात हम लोग करते हैं। तो वृत्त के परिधि के किन्हीं, वृत्त के परिधि को पर अगर हम दो बिंदु ले ले, या वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं से बिंदु पर हम वृत्त के परिधि को काट ले, या हम कहें तो वृत्त के परिधि के एक छोटे से भाग को, ये जो आपको भाग दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे चाप। तो फिगर में अगर हम वृत्त को, परिधि को अगर हम काटते हैं तो एक हमारे पास ये भाग दिखेगा जिसको हमने मोटा लाइन से, मोटा भाग, मोटा जो है लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है। एक ये कर्व हो गया जो बड़ा मैंने पतला है, तो ये दोनों को दोनों चाप होंगे, लेकिन ये आकार में छोटा है, यह चाप आकार में छोटा है, यह लघु चाप कहलाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे लघु चाप। और इसके अतिरिक्त जो चाप बच गया यानी परिधि का जो भाग है इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ चाप। तो लघु चाप और दीर्घ चाप हमने समझा। यह चाप का सिंपल मतलब परिधि के एक छोटे से टुकड़े को, वृत्त के परिधि के एक छोटे से भाग को हम चाप कहते हैं। जब परिधि पर हम कोई दो बिंदु ले लेंगे और उस पर हम वृत्त के परिधि को अगर परिधि से उस भाग को निकाल लेंगे तो उसमें उसे दो भाग बचेगा, एक निकाला भाग और एक रिमेनिंग भाग। तो जो भाग की लंबाई छोटा होगा उसको लघु चाप बोलेंगे, जिसका बड़ा होगा उसको दीर्घ चाप कहेंगे। चलिए अर्धवृत्त, अगर हम किसी वृत्त को
किसी एक व्यास पर हम वृत्त को अगर काट दें तो इस प्रकार बने वृत्त के दोनों भाग, चाहे ये भाग हो चाहे ऊपर वाला भाग, दोनों अर्धवृत्त कहे जाएंगे। या किसी वृत्त के आधे भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। अब हम लोग बात करेंगे वृत्तखंड का। देखो बच्चों, अगर हम एक जीवा ले लें, जीवा, ओके, किसी एक जीवा द्वारा वृत्त का दो भाग बनता है, एक ये भाग दिख रहा है और इसके अतिरिक्त एक भाग। तो यह जो भाग है किसी जीवा द्वारा वृत्त का, किसी जीवा और चाप द्वारा जो बनाया गया जो वृत्त का भाग है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। तो यहां भी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक हमने भाग को रंगा है, एक को नहीं रंगा है। तो एक भाग इसमें लघु वृत्तखंड कहलाएगा, जो नहीं रंगा हुआ भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ओके, अब चतुर्थांश की बातें, तो वृत्त को अगर 4 बराबर भाग में बांट दिया जाए, 4 इक्वल भाग में बांट दिया जाए, मैंने क्या बोला, एक व्यास हमने खींचा, अब इस पर हमें एक व्यास खींचना इस प्रकार है जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस प्रकार वृत्त 4 भाग में बटेगा, एक ये भाग, एक ये भाग, एक ये भाग, एक ये भाग। तो ये एक भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। वह जो एक भाग है वह वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। या यूं हम कहें, किसी वृत्त को बराबर 4 भाग में बांटा जाए तो उसका एक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ओके, अब इसमें एक और बात नहीं लिखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं, चलिए 15 नंबर, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड देखो, किसी वृत्त में हम अगर दो अलग अलग अगर हम क्या त्रिज्या खींच ले, तो ये दोनों त्रिज्या और चाप के द्वारा बना हुआ जो वृत्त का भाग है, ये जो आपको भाग, देखो ये भाग में अंतर है, ये जीवा द्वारा और चाप द्वारा बना हुआ भाग है, जबकि ये दो वृत्त की दो अलग अलग त्रिज्या या दो त्रिज्या और चाप द्वारा जो वृत्त का भाग है वह भाग को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो यहाँ भी 2 त्रिज्यखंड है, एक ये और इसके अलावा जो नहीं रंगा हुआ भाग है वो, तो यानी कि ये लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हमें लास्ट इसमें के बात को समझने हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोल रहे हैं तो चक्रीय चतुर्भुज। देखिए वैसा चतुर्भुज, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ABCD एक चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो या हम परिभाषा क्या देंगे, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी शीर्ष, चारों शीर्ष से होकर एक वृत्त गुजरती हो। देखते हो ना, यहां पर ये जो ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD, ये चारों शीर्ष से होकर एक वृत्त गुजरती है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण यानी एंगल A प्लस एंगल C जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, और साथ ही साथ एंगल B प्लस एंगल D भी जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज का डिफिनीशन अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, तो वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी याद बने, जिसकी सभी शीर्ष एक वृत्त के परिधि पर हो। देखते हो यहाँ पर जो भी ये जो ABCD एक चतुर्भुज, इसका सारा का सारा शीर्ष, चारों का चारों शीर्ष जो है इस वृत्त के परिधि पर है। तो वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, वैसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ओके, तो आज ज्योमेट्री का यह भाग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो भी हम लोग भाग पढ़ेंगे वह ज्योमेट्री का, अब समझिए सर्कल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी का, ये जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ज्योमेट्री का जितने भी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट है वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे वो सब हम लोग को समझ में आ रहा है। ओके, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।